जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, 15 लाख रुपए से नीचे का लोन है या फिर 15 लाख रुपए से नीचे का क्रेडिट कार्ड है तो हो जाओ खुश। बैंक आपका कुछ भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल बहुत दिनों से हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनका ये सवाल आ रहा था कि सर ऐसी कोई अपर लिमिट है क्या लोन की, कि अगर उससे कम हमारा लोन है या फिर उससे कम हमारा कार्ड है तो फिर हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बैंक हमारा कुछ कर ही नहीं सकता है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि 15 लाख की लिमिट आखिर कहती क्या है। आप लोग क्यों सेफ हो कि अगर आप 15 लाख के अंदर आपका लोन है। और बहुत सारे हमारे भाई है जो कि अब डर रहे होंगे, जो बोल रहे होंगे कि सर मेरा लोन तो 25 लाख का है, मेरा तो 30 लाख का है, या फिर मेरा 40 लाख का लोन है, मैं तो इससे ऊपर हो गया, मेरे को तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को क्यों बताऊंगा, ठीक है, अगर सही लॉजिक से लगाया जाए तो, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन स्टोर में आपका स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल ज्यादा आ रही हैं, होम विजिट ज्यादा हो रही है, कॉल्स पे गाली गलौज करते हैं, आपके रिश्तेदारों को वगैरह को फोन कर रहे हैं, ये सब आप बंद करवाना चाहते हो, कोई लीगल नोटिस आया उसका जवाब वगैरह देना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। और साथियों, अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि आपका जो एड्रेस है वहां पर पर्टिकुलर किसी एनबीएफसी या फिर बैंक की होम विजिट होती है या फिर नहीं होती है, या फिर वो आपको खाली ऐसे ही डरा रहे हैं, ठीक है, कि वहां पर होम विजिट होगी, होम विजिट होगी, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और जो भी बैंक या फिर एनबीएफसी है जिससे आपने लोन ले रखा है या फिर कार्ड ले रखा है उसका नाम लिख सकते हो। मैं वहां पर बता दूंगा। अगर होम विजिट होती होगी तो यस लिख दूंगा, अगर होम विजिट नहीं होती होगी तो नो लिख देंगे वहां पर, ठीक है। ओके, आप सिंपली वहां पर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि 15 लाख रुपए आखिर क्या लिमिट है। ये 15 लाख रुपए कोई लिमिट सेट कर रखी है क्या? वैसे देखो, कायदे से अगर कहा जाए तो 20 लाख के नीचे के जितने भी लोन्स होते हैं अनसिक्योर, ठीक है, उनके अंदर बैंक आपका कुछ भी नहीं कर सकते। जेन्युइनली अगर कहा जाए तो ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती है। अब 15 लाख मैंने क्यों बोला है, वैसे तो अमाउंट पे होता क्या है, देखो पिछले कुछ महीनों से ऐसे एक दो चार केसेस आए थे जहां पर कस्टमर का जो लोन होता है वो 16 लाख 17 लाख रुपए ही होता है, बट ये लोग गलत अमाउंट दिखाकर उसे थोड़ा बहुत बढ़ाकर उसे 20 लाख के ऊपर कर देते हैं और उसे डीआरटी ले जाते हैं, समझे। अब कई लोग बोलेंगे ये डीआरटी कोड क्या है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे आप सभी को पता होगा, हमारा हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वैसे ही एक कोर्ट डीआरटी कोर्ट भी होता है जिसको डेट ट्रिब्यूनल कहते हैं, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि अगर आपका 20 लाख रुपए से ऊपर का लोन है, कोई भी अनसिक्योर, ठीक है, तो वहां पर बैंक जाकर अपील कर कर उसे अनसिक्योर से सिक्योर लोन बनवा सकती है। मतलब अगर आपके नाम पे कोई जायदाद जमीन वगैरह कुछ है तो उसको अटैचमेंट का ऑर्डर वहां से वो लोग ला सकते हैं, समझ रहे हो। अब आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपका 20 लाख से ऊपर का लोन है तो मान लेते हैं, जैसे मैं सवाल बताता हूँ। एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने पूछा कि सर मेरा तो 30 लाख रुपए का लोन है, मैं तो इससे ऊपर हो गया, मेरा तो बहुत दिक्कत हो गई, मेरे नाम पे घर है वो तो चला जाएगा। तो फिर मैंने उन पर पूछा कि आपका कितने एनबीएफसी से लोन है या फिर कितने बैंक से लोन है। उन्होंने बताया कि सर सब जोड़ जाड़ के 6 एनबीएफसी या फिर 6 बैंक से लोन है उनका। तो मतलब उनका सब जोड़ जाड़ के, अगर एक सिंगल लोन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, अगर आप सब जोड़ के बता रहे हो तो गलत बता रहे हो। अगर कोई सिंगल लोन आपका 20 लाख के अंदर है, मतलब 15 लाख या 20 लाख के अंदर है, तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब उन लोगों का क्या है जिनका 20 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है कोई सिंगल लोन, जैसे मान लेते हैं 10 लोन अगर चल रहा है तो 10 में से एक ऊपर चला गया 20 लाख के, तो क्या उसके लिए डरने की जरूरत है? नहीं, ऐसे इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं डीआरटी से आपको, क्योंकि डीआरटी क्या होता है ना, या जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर ईसीएस बाउंस का या चेक बाउंस का केस बैंक करती है तो वो करती है 100 में से 2 बंदों पे, ठीक है। बट जो डीआरटी का केस होता है वो 1000 में से 2 बंदों पे होता है, समझ रहे हो। तो आपकी इतनी बुरी किस्मत तो नहीं होगी कि भाई साहब आपका 1000 में नंबर आ जाए, 1000 लोगों में से आप ही आ रहे हो, समझ रहे हो। तो जरूरी नहीं है, डरने घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन आप लोगों को अगर देखो बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं अगर 20 लाख के अंदर या 15 लाख के अंदर आपका लोन होता है टोटल जाड़ जाड़ के, ठीक है, 20 लाख के अंदर ही मान के चलो। वैसे अगर 16 लाख 17 लाख 18 लाख तक भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 19 लाख के ऊपर थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मान लो अगर 1950 आपका है, वो लोग पेनल्टी वगैरह लगा के 50 ऊपर कर दे तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। उसमें वो लोग डीआरटी की तैयारी कर सकते हैं, ओके। बट अगर 19 लाख के नीचे है सारा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, ठीक है। अब जब बैंक के पास डीआरटी का ऑप्शन नहीं बचता, जब आपका 15 लाख का या फिर 20 लाख के अंदर का लोन है और डीआरटी का उनके पास ऑप्शन बचता ही नहीं है, वो लोग चाहकर डीआरटी जा ही नहीं सकते,
तो बैंक क्या कर लेगा ज़्यादा ज़्यादा? कुछ नहीं करेगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा, आपको कॉल करके परेशान करने की ट्राई करेगा। मैंने फिर कह दिया है कि कॉल से आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप कॉल फॉरवर्डिंग लगवा सकते हो हमारी या फिर किसी और की। अगर वो नहीं लगवाना चाहते हो तो आप कॉल्स बंद भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं बात करना, ठीक है? होम विजिट्स वगैरह कंप्लेंट करने से रुक ही जाती हैं, समझ रहे हो? आराम से जितनी भी होम विजिट है 100% होम विजिट कंप्लेंट्स करने से रुक जाती है। बस आपको सही पैटर्न फॉलो करना है। ट्विटर पे, उसके बाद मेल्स पे, उसके बाद आरबीआई में, उसके बाद और मेल्स ट्वीट वगैरह करने रहेंगे। कई लोग मेरे से भी पूछते हैं कि हम लोगों को कितने ट्वीट डालने की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं उन पे कहता हूँ देखो आपको है ना एक रूटीन बना लेना चाहिए। आपको हर दूसरे दिन कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर कुछ नहीं भी हो रहा तो भी कंप्लेंट करो। क्यों करो? वजह क्या है कि ताकि टिकट जल्दी जल्दी रेज हो और आपका जो केस है वो डेड हो जाए, एकदम रिकवरी से उसको हटा दिया जाए। ओके। और वैसे भी आरबीआई में अगर आप लोग कंप्लेंट करते हो तो 6 महीने की आपकी वैसे भी छुट्टी हो जाती है। 6 महीने तक तो कोई रिकवरी वाला परेशान नहीं करेगा, ठीक है? जैसे मैं आपको एक तरीका वो बताता हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, ठीक है? मध्य प्रदेश में भोपाल एक जगह, वहाँ के रहने वाले थे, ठीक है? ओके। वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ था, हमने कंप्लेंट्स वगैरह कर दी बजाज फाइनेंस की, ठीक है? उनकी होम विजिट बिल्कुल रुक गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी, ठीक है? अब वो 6 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं होनी थी होम विजिट, ठीक है? लेकिन हुआ क्या, जब 3-4 महीने हुए होंगे तो इनको एक दिन कॉल आ गया रिकवरी से, ठीक है, कि सर पेमेंट करवा देते। अब एक आधा कॉल आ ही जाता है, कितना भी कुछ कर लोगे। क्यों आ जाता है? क्योंकि इनको भी दिखाना होता है बैंक को या फिर एनबीएफसी को कि हम लोग देखो कस्टमर से फॉलो अप ले रहे हैं। जब वो लोग पैसा उठा रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा या नहीं? अब ये किसी चीज में बिजी थे, अपने ऑफिस में कुछ तो काम कर रहे थे, तो इन्होंने बोला कि हाँ हाँ ठीक है मैं करवाता हूँ 1-2 दिन में। अब इन्होंने तो बोल दिया 1-2 दिन, इनको लगा कि वो सामने वाला जो वो है रिकवरी वाला वो तो ऐसे ही काट देगा। बट उसने क्या करा, 2 दिन बाद की पीटीपी डाल दी। अब ये पीटीपी का मतलब होता है कस्टमर ने प्रॉमिस करा है, प्रॉमिस टू पे, समझे? और जब रिकवरी रुकी होती है, जब कंप्लेंट्स वगैरह हम करते हैं ना, तब वहां पर आरटीपी पड़ जाता है, रिफ्यूज टू पे, कस्टमर ने मना कर दिया कि पेमेंट नहीं होगी, तो कोई रिकवरी वाला आता ही नहीं आपके घर पे, बात ही होती है, समझ रहे हो? अब जब पीटीपी पड़ गई तो भाई साहब एक विजिट हो गई। तो इन्होंने पूछा कि सर क्यों हुई विजिट, ये होनी तो नहीं चाहिए थी। और रिकवरी वाले से वैसे इन्होंने समझा दिया कि भाई साहब पेमेंट नहीं होगी, जाओ तुम। वो चला भी क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने दोबारा कंप्लेंट करी, तो मैंने उन पर बात करी, तब मुझे पता लगा कि भाई साहब इन्होंने कॉल पे गलती से बोल दिया। ये छोटी मोटी गलती क्या होती है ना, सब डिफॉल्टर्स पे होती रहती है। कई लोग पता है कंप्लेंट करेंगे गलत। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक हमारा भाई था मुंबई में एक जगह है, ठीक है, वहाँ का था, मैं एक जगह का नाम याद नहीं आ रहा, ओके। वहाँ पर उसने आरबीआई में कंप्लेंट करी, मेरे को कमेंट आया था इसलिए मैंने उससे बात करी थी थोड़ा। उसने बोला कि सर आरबीआई में कंप्लेंट करने के बाद भी विजिट नहीं रुकी। तो मैंने बोला यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे मेन ऊपर वही है, उससे ऊपर तो कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आप उसमें कंप्लेंट कर रहे हो आरबीआई पे तो आपकी तो होम विजिट रुकनी ही रुकनी है, समझ रहे हो? तो भाई साहब ने जब मैंने बात करी तो कह रहा सर मैंने कंप्लेंट करी थी। मैंने बोला अच्छा ठीक है, कब करी आपने? कह रहा सर 10 दिन हुए कंप्लेंट करे हुए। मैंने बोला ठीक है, अच्छा 10 दिन हुए हैं। आपका कितने महीने का डिफॉल्ट है? तो कहता अभी पिछले महीने हुआ था 20 तारीख को। तो पिछले महीने 20 तारीख को डिफॉल्ट हुआ है, मैं इनसे बात कर रहा हूँ 14 तारीख को, महीना पूरा भी नहीं हुआ है अभी। मतलब डिफॉल्ट को अभी 30 दिन पूरे नहीं हुए, बट इन्होंने कंप्लेंट डाल दी है, तो वो कंप्लेंट तो रिजेक्ट होगी। तो कुछ कुछ आप लोग अपनी गलतियां भी नहीं देखते हैं कि भाई साहब अपने आरबीआई में 30 डेज के बाद कंप्लेंट होती है, ये भी चीज़ चेक करनी चाहिए। सब कुछ चेक करके उसके बाद जब आप फॉलोअप पे पूरी कंप्लेंट करोगे, मतलब पहले ट्वीट फिर मेल, उसके 30 डेज के बाद आरबीआई में कंप्लेंट करोगे, आपके घर पे विजिट नहीं होगी। और बताओ, कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई साहब आपने पूरा जो कंप्लेंट्स का फॉर्मेट होता है वो प्रॉपरली करा है। आपने क्या कहता है उनकी विजिट रुकवाने के लिए सारा काम कर दिया है, तो विजिट होनी नहीं चाहिए दोबारा। अगर आप हो रही है तो मतलब कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलती कर रहे हो, जेनुअनली बता रहा हूँ, ठीक है? वैसे तो होम विजिट से डरना नहीं चाहिए। अगर कोई आ रहा है तो आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, डीआरए का सर्टिफिकेट मांगो, नहीं दिखा तो भगा दो सारे को, कोई दिक्कत नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है उससे, ठीक है? अगर नहीं मानता है, बैठता कि भाई पेमेंट लेके जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो फोन निकालो, वीडियो कैमरा ऑन करो, 10 मिनट वीडियो बनता है, 10 मिनट बनाओ। 10 मिनट में वो कुछ ना कुछ गलती कर देगा और उसके बिहाफ पे आप उसकी नौकरी भी खा सकते हो। ये लोग हायर एंड फायर बेसिस पे होते हैं, और बताओ, समझ रहे हो? तो डरने घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो रिकवरी है ना पूरी की पूरी, ये कुछ नहीं है, डर का खेल है। कस्टमर को अंदर ही अंदर डराने की ट्राई करी जाती है और हम उस डर से निकाल रहे हैं। तो जो बंदा कस्टमर डरता है वही हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम में पड़ता है, समझ रहे हो?
तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपको ये है कि भाई साहब आपको ये सोचना है कि एंड टू एंड अगर मान लो मैं पेमेंट नहीं करता हूँ तो मेरे साथ क्या हो सकता है। एंड टू एंड बताऊँ क्या होगा अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो? कुछ नहीं होगा, आपका लोन एनपी होगा, राइट ऑफ होगा, आगे चल के आपको 10 से 15% 20% का ऑफर मिलेगा। बैंक खुशी खुशी देगा आपको ऑफर, और बताओ खुशी खुशी ऑफर देगा। बकायदा सेटलमेंट लेटर इशू होगा, आप वेरीफाई करवाओगे, आगे चल के पेमेंट करोगे। अब कई लोग बोलेंगे सर मेरे पास अगर सेटलमेंट का भी पैसा ना हो तो क्या करना है? तो मेरे भाई अगर सेटलमेंट का भी पैसा नहीं है तो सेटलमेंट मत करो, कोई नहीं कह रहा कि सेटलमेंट करो, जेन्युइनली बता रहा हूँ। जब पैसा ही नहीं है तो सेटलमेंट कैसे करोगे आप लोग? मेरे को बहुत सारे भाई हैं जो कि ये बोलते हैं कि भाई सर ये रिकवरी वाले ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, पेमेंट के लिए बोल रहे हैं। तो भाई मना कर, मत कर पेमेंट। आपकी जेब से तो कोई पैसा निकाल नहीं लेगा आके, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? कि भाई साहब आपकी तिजोरी में रखा है या फिर आपके पॉकेट में आपने रख रखा तो पॉकेट से आके छीन के ले जाएगा, नहीं कर सकता कोई भी। आपको मना करने में भी अगर वो हो रहा है तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो? पेमेंट नहीं करनी है जब आपके पास पैसे हैं ही नहीं, आपको सेटलमेंट नहीं करनी है, तो वो एक बार बोल ले या 100 बार बोल ले, फर्क पड़ने का नहीं है। हाँ, इस चीज़ पे मैं मान सकता हूँ कि भाई साहब आपको परेशान अगर करा जा रहा हो कॉल्स पे, तो आप कॉल बंद कर सकते हो या फिर कंप्लेंट करके कॉल रुकवा सकते हो, ठीक है? जहाँ आपको 100-200 कॉल्स वगैरह आ रही होंगी तो आपको 1-2 कॉल आएंगी फिर उसके बाद दिन में, ठीक है? होम विजिट रुक जाएगी। बट कई लोग होते हैं ऐसे ना कि उनको अगर एक सिंगल कॉल भी आ रही है ना तो उस पर भी बोलेंगे कि सर मैं कॉल वाले से बोल रहा हूँ कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता, वो मान ही नहीं रहा। अरे भाई उसको मनाना छोड़ना है यार, वो तेरी लुगाई नहीं लग रहा, मैं जेन्युइनली बताऊँ तो। बहुत सारे भाइयों से मैं बात करता हूँ, वो यही बोलते हैं कि सर रिकवरी वाला मान ही नहीं रहा, मैं उसको मना रहा हूँ तो। अरे क्यों मना रहा? मत मना, बोलते नहीं होगी पेमेंट, जा जो करना कर, खत्म कहानी। आप लोगों का दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ जेन्युइनली। लोगों के मेनली 90% लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो लोग मना रहे हैं रिकवरी वालों को, जैसे वो कोई रूठी हुई लुगाई है उनकी, या फिर उससे उनको आगे चल के रिश्ता रखना है। कुछ नहीं मनाना, सीधे बोलो आरटीबी डाल, पेमेंट खत्म कर, मैं आगे चल के सेटलमेंट वगैरह करूंगा इसकी, ठीक है? मना करे कि नहीं डाल रहा, कैसे निकल फिर भाड़ में जा, चल कॉल क्यों करा यहाँ पर? जब तेरे को कस्टमर की बातें ही नहीं सुननी है तो तूने कॉल क्यों करा? तू अपने आप ही भर दे, एक काम कर पेमेंट जाके, ज़्यादा तेरे को प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसा बोल दो, खत्म करो कहानी। आप लोग जब रिकवरी वालों के दबाव में आते हो, जब उनकी बातें ज़्यादा सुनते हो ना, मैं फिर कहता हूँ कि बातों को काटना सीख लो रिकवरी वालों की। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो गाली देने लगो और बोलो, समझ रहे हो? अगर वो कई लोग ये बोलते हैं कि सर वो मैं कुछ समझाने लगता हूँ तो एक आधी गाली देने लगता है। मैं एक गाली दे रहा तो 10 दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस बनेगी तुम्हारी यार, वो होगा। मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे आते हैं जो कि शुरुआत में एकदम मतलब कहते हैं ना कि राजा हरिश्चंद्र होता है, उनके मुंह से एक गलत वर्ड नहीं निकलता। बट 4 महीने बाद ऐसा वो रिकवरी वालों को पेलते हैं, ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि आप सब वैसे ही बनो, समझ रहे हो? क्योंकि बुरे लोगों का इलाज बुरे तरीके से ही होता है, ओके? तो डरे घबराए ना, बिल्कुल टेंशन ना ले। और अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह लगती है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? साथियों आज के वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जय हिंद।